सभी को नमस्कार। फ्यूचर स्माइल एकेडमी आपका स्वागत है। और आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो देखिए हम किस किस टॉप इसमें किस किस बिंदु पर अध्ययन करेंगे। मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूं कि हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम इसमें जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। इन सब बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें संविधान में मतलब इसका संविधान का भाग है या नहीं है, और इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए सभी मेरे साथ इन प्रस्तावना को दोहराएंगे। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना को हम पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना चीज है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे संविधान है उस संविधान के कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय पत्र के रूप में हम संविधान में प्रस्तावना का उपयोग करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, सभी बोलिए एक साथ इसमें कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके नागरिकों को हम क्या क्या दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे रहे हैं, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसके अलावा हम समता दे रहे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसके अलावा हम उनको प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, सदृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कर रहे हैं। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए इसमें पहले हम इसमें जो है हमारे संविधान में संविधान को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बता रखा है। इसके अलावा इसमें अपन देखेंगे समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात हो रखी है, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमें 5 प्रकार की, देखो न्याय 3 प्रकार की बात, स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दिखाई गई है, और समता में हमारे 2 प्रकार की समता की बात करी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसके अलावा हमारी बंधुता की भी बात इसमें करी गई है। ठीक है, तो ये बंधुता की बात भी इसमें करी गई है। तो इन सबको हम बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। आप अंग्रेजी में भी प्रस्तावना के कुछ शब्दों को ध्यान में रखें, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, ये सब हमें प्राप्त है, और ये सब इसकी चर्चा हमारे प्रस्तावना में करी गई है। अब आइए हम बात करते हैं कहीं ना कहीं इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए दोस्तों कि प्रस्तावना क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए संविधान है, और हमारे संविधान को संपूर्ण अध्ययन ना कर कर अगर हम उसको संक्षिप्त में जानना चाहे तो हम प्रस्तावना को पढ़ते ही अपन क्या बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं संविधान का ही एक परिचय
पत्र है यानी इंट्रोडक्शन है। एक किताब होती है, जैसे ये मान लीजिए एक किताब है और इस किताब का जो आरंभिक पेज है वो आरंभिक पेज ही कहीं ना कहीं प्रस्तावना है दोस्तों। हमारी प्रस्तावना को देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको और चीजों को अवगत करा देता हूं। पहले देखिए, जो प्रस्तावना थी वो सबसे पहले अमेरिका देश में, कहां पर, अमेरिका देश में अपनाई गई थी। अमेरिका देश में अपनाई गई थी और अमेरिका की प्रस्तावना से ही प्रभावित होकर हमने प्रस्तावना को लिया। हमारे यहाँ पर एक और चीज देखेंगे हम, उसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम उद्देश्य संकल्प भी कह सकते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये कब लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? इसी के आधार पर अपनी प्रस्तावना की प्रस्तावना बनी है। देखो दोस्तों, ये लाया गया था अपने 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले कि हमारी प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों। तो हमारे संविधान में शक्ति का स्रोत किसे बता रखा है? हम भारत के लोग, यानी हम लोग, यानी हमारी जनता। तो पहला ही प्रश्न देखिए, मैं आपको प्रस्तावना से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी साथ के साथ बताता रहूंगा। तो हमारे संविधान की संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। किसमें निहित है? स्रोत भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना की प्रकृति पर बात करते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसे है। ये प्रकृति है संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। देखिए दोस्तों, ये सीरियल हमें ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। हम इसके ऊपर सारे शब्दों को भी आगे समझेंगे कि अभी अपन को केवल ये याद रखना है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। ये इसकी प्रकृति है संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य इसकी प्रकृति है। अगला देखिए कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए क्या है? देखिए, न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की और यहाँ पर बंधुता, बंधुता को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य है। और हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य याद हो गया आपको? न्याय, स्वतंत्रता, समानता यानी समता और बंधुता। उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? उद्देश्य याद रखिए। न्याय, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहीं की साइड। क्या क्या है इनको जरूर याद रखिए सीरियल से। न्याय, सबसे पहले न्याय की बात करती है प्रस्तावना। स्वतंत्रता की बात करती है, समता की बात करती है और चौथी बात करती है बंधुता। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत करा गया था, ये तारीख भी हमें याद रखना है। 26 नवंबर 1949। देखिए, एक चीज वहां पर पूरी, इसमें अपने को ये पूरी तारीख याद करनी है। यहाँ पर वो तारीख शायद ऐड नहीं करी है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, प्रस्तावना की जो तारीख है वो हमें याद रखनी है। क्या तारीख है?
दिनांक, दिनांक, दिनांक क्या है देखिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, और विक्रम संवत 2006, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको बता दी है कि अमेरिका संविधान से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर ही अपन ने क्या लिया है, अमेरिका संविधान से प्रेरणा लेकर ही हमने प्रस्तावना ली है दोस्तों। अगली लाइन देखिए, देखिए संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना में इसके निर्माताओं ने क्या करा, उद्देश्य इसके निर्माण की पृष्ठभूमि राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुतिकरण होता है इसके माध्यम से, ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और हमारी प्रस्तावना के आदर्श जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे। यानी आदर्श क्या है हमारी प्रस्तावना की, ये मैंने पीछे बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव भी बोल सकते हैं, जिसे 22 जनवरी। और देखिए अपने जो न्यायविद थे पालखी वाला, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का पहचान पत्र, यानी कहीं ना कहीं अपना इंट्रोडक्शन लेटर बोला है प्रस्तावना को। अब देखिए प्रस्तावना चीज है क्या, देखिए प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका को कहते हैं। और हमारे इसके बारे में देख लिया पंडित नेहरू जी के बारे में। अब एक विशेष बात यह है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि इस प्रस्तावना में ये जो 3 शब्द देख रहे हैं, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, ये दोस्तों हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। फिर हमारे यहाँ पर एक 42वां संविधान संशोधन लाया गया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया। और इसके द्वारा हमारे प्रस्तावना में क्या शामिल करा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को भी शामिल करा गया है। तो देखिए दोस्तों इस बात को, ये देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें क्या करा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब अपन बारी बारी से जो शब्द अभी आए हैं, चाहे वो शब्द कौन से हो, देखिए अपन कौन कौन से शब्दों को देखेंगे। देखिए संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है, ये हो गई अपनी प्रस्तावना, जिसे अपन उद्देशिका या प्रियम्बल भी कह सकते हैं। इसमें देखिए हम किस किन शब्दों को देखेंगे। देखिए यहाँ अपन सबसे पहले देखेंगे संप्रभुता, फिर इसके अलावा हम इसमें देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
इसके अलावा गणराज्य, इसके अलावा हम देखेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है, इन सब को हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे। तो देखिए पहला शब्द हमारे सामने आता है कि हम भारत के लोग, क्योंकि देखिए हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में ये जो शब्द है हम भारत के लोग, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक देश है दोस्तों, और जो हमारी जनता है उन जनता को अधिकार दे रखा है, और जो हमारे संविधान का आधार है ये हमारी जनता है दोस्तों। हम कहते भी हैं कि ये जो शासन है, जो हम लोकतंत्र में पढ़ते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, ये हमारी प्रस्तावना में हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारी जो जनता है उन जनता को क्या कर रखा है, हमारी जनता ही क्या है, संप्रभु है, और हमारी जनता को ही क्या है, अधिकार मिले हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारतीय जनता को ये संविधान क्या है, समर्पित है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है। अगला देखिए संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है, यानी भारत पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, अब हम स्वतंत्र है, क्योंकि अब तक पहले हमारे ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था। अब भारत क्या है, संप्रभु है, यानी भारत पर न किसी अन्य देश पर निर्भर है और न किसी देश का डोमिनियन है, क्योंकि आजादी के साथ हम क्या हुए थे, डोमिनियन राज्य के साथ स्वतंत्र हुए थे। दो डोमिनियन बनाए गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। लेकिन हमने प्रस्तावना में बोला कि अब हम क्या हैं, संप्रभुता, यानी संप्रभु है हम। ठीक है, और हमारे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। हम अपने आंतरिक हो चाहे बाह्य मामले हो, सब में हम स्वतंत्र हैं, हम खुद के फैसले खुद ले सकते हैं। ये संप्रभुता के अर्थ में हम देख सकते हैं। अगला शब्द समझिए, समाजवादी। समाजवादी शब्द में देखिए जो हमारे उत्पादन के साधन हैं उसका कहीं ना कहीं एकीकरण, एक मतलब इसका क्या है, सकेंद्रीकरण नहीं होगा, यानी वो एक मतलब इसको हम क्या करेंगे, उत्पादन के साधनों और सब पर क्या होगा, सब समतुल्य होंगे, यानी सबको समान बांटा जाएगा, किसी एक विशेष वर्ग का इस पर अधिकार नहीं होगा। तो यही है समाजवादी का अर्थ क्या है, उत्पादन के साधनों पर क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ है, समाजवादी का अर्थ क्या है, उत्पादन के और वितरण के साधनों पर किसी एक या विशेष व्यक्ति का अधिकार न होकर सभी के लिए समान वितरित होगा। ये हमारे समाजवादी का अर्थ है। देखिए दोस्तों, कहने को तो समाजवादी एक टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे घंटों पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस पे सिर्फ हम एग्जाम में किस तरीके से रहेगा उसी के आधार पर हम सिर्फ थोड़ा समरी में इनको देख रहे हैं। तो समाजवादी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवादी शब्द का आशय यह है, ऐसा संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व नियंत्रण के साथ वितरण में क्या होगी, समतुल्यता, सामंजस्य होगा, यानी सबको क्या होगा, सार्वजनिक स्वामित्व होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, और वितरण भी समान होगा। ऐसे नहीं है कि अमीरों को अलग से दे दिया, भर भर के अपने जानकारों को दे दिया, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो ये भी हमारी प्रस्तावना कहती है। तो अगला हम देख रहे हैं पंथ निरपेक्षता। देखिए पंथ निरपेक्षता में हम क्या देखेंगे कि देखिए कई बार आपको पंथ निरपेक्षता, इसके अलावा आपको धर्म निरपेक्षता शब्द भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए आप इस पंथ निरपेक्षता में आप क्या देखेंगे कि देखिए पंथ निरपेक्षता कहीं ना कहीं हमारे मूल संविधान में तो नहीं थी।
मूल संविधान की प्रस्तावना में हमारे यहाँ पर नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन लाया गया, फिर इसको हमारे प्रस्तावना में ऐड करा गया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा 25 से 28 जो अनुच्छेद है उसमें कहीं ना कहीं हमारे इस प्रस्तावना, ये जो पंथ निरपेक्षता है उसकी छवि देखने को मिल रही थी। लेकिन समय के साथ में फिर अपन ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता को ला दिया। देखिए पंथ निरपेक्षता और कुछ ही नहीं, आप कह सकते हैं कि देश में सभी धर्म समान हैं और किसी मतलब राज्य किसी विशेष व्यक्ति या विशेष धर्म को ज्यादा अपनाएगा नहीं, उसे फोकस नहीं करेगा। यानी राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, देश में सभी धर्म समान हैं और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी कोई अलग से ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट है तो वो कहे कि हम तो भाई हिंदुओं का ही भला करेंगे, हाँ, या हम सिखों का ही भला करेंगे। नहीं, इसमें सब धर्म वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सभी धर्म का समान क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। अगला देखिए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में देखिए इसका वृहद रूप में उपयोग कर सकते हैं हम, जैसे न केवल इसको राजनीतिक रूप में देखेंगे बल्कि लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक सभी आधारों पर देखेंगे। हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी हमें 18 वर्ष के बाद में हम वोट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सामाजिक चुनाव हो गए, कानून की सर्वोच्चता अपने यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारी लोकतांत्रिक के अंतर्गत शामिल होती है। हमारे यहाँ भेदभाव का अभाव है, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाता हमारे। तो ये सब चीजें हमारे लोकतांत्रिक में शामिल होगी। अगला शब्द है अपने गणतंत्र। देखिए गणतंत्र शब्द का उपयोग विषय पर प्रकाश डालते हैं कि दो प्रकार के गणतंत्र है। देखिए पहला कौन सा है, पहला है वंशानुगत लोकतंत्र और दूसरा है लोकतांत्रिक गणतंत्र। पहला क्या है, वंशागत लोकतंत्र और दूसरा लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए इनमें हम भारतीय संविधान के अंतर लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाते हैं। इनमें से किसको अपना रखा है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपना रखा है। देखिए गणतंत्र में हम सीधा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, ठीक है, यानी राज्य प्रमुख है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। यानी राजा का बेटा राजा अपने भारत में नहीं बनता है। हमारा जो राष्ट्र जो राज्य का प्रमुख है उसे हमारी जनता चुनती है कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो ये हमें ध्यान रखना है गणतंत्र का अर्थ। देखिए गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। सबसे विशेष बात हमें ये याद रखनी है कि निश्चित समय के लिए आता है कि नहीं। अपने यहाँ पर राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई भी मतलब अपने मेनतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना दोस्तों। तो एक निश्चित समय होता है, वंशानुगत नहीं होता। गणतंत्र के अर्थ में हम दो बातें शामिल करते हैं। देखिए पहली बात अपनी क्या है, राजनीति के संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथों में रहती है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर राजा वाजा नहीं है। जो सारा जो कुछ अधिकार है जो भी है हम किस में मानते हैं, जनता में मानते हैं। मानते हैं कि नहीं, कि देखिए हम जनता इतनी पावरफुल होती है कि हम चाहे जिसको जनता सरकार को चुनती है तो उसे हटा भी सकती है कहीं ना कहीं। तो ये पावर जनता के पास होता है। और दूसरी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है इसमें, दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थिति हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, यानी किसी विशेषाधिकार व्यक्ति को हम सारे अधिकार नहीं देंगे। देखो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यहाँ बहुत सारा ग्रुप है, तो हम
इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, विशेषाधिकार नहीं देंगे इस व्यक्ति को, बल्कि अपन सार्वजनिक कार्यालय के रूप में बिना किसी भेदभाव, चाहे जाति हो, लिंग हो, धर्म हो, किसी का भी हम भेदभाव नहीं रखेंगे। ये भी हमारे गणतंत्र में देखते हैं। यानी संक्षिप्त में आप इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं दोस्तों, गणतंत्र का मतलब ये ध्यान रखना है, निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं और वंशानुगत नहीं होकर क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला हमारी है स्वतंत्रता। देखिए, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नागरिकों को स्वतंत्रता जो प्राप्त है, कहीं ना कहीं देखिए स्वतंत्रता क्या है। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बारे में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। तो हम स्वतंत्रता के बारे में देखिए, हमारे संविधान में हम लोगों को क्या है, अधिकारों के रूप में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता कौन से अधिकारों में है, हम अधिक देखिए, हम कहाँ देखते हैं स्वतंत्रता को। देखिए, अपन स्वतंत्रता हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, देखिए दोस्तों, अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वहां पर भी अपन स्वतंत्रता देखते हैं। कहां से कहां तक देखते हैं, 19वां अनुच्छेद से लेकर अपन 22 अनुच्छेद तक अपन क्या देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हमारे अधिकार के इस्तेमाल की बात होती है कि हमें अधिकार है, और ये देखिए, हमें अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन क्या हम अधिकारों में स्वतंत्र, इतने स्वतंत्र हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। हमारे संविधान ने बहुत सारे हमारे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं, कुछ सीमाएं भी उसके अंतर्गत लगा रखी है। तो देखिए, स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता अधिकारों का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमा के भीतर किया गया है, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। ये हमारी स्वतंत्रता है। न्याय, देखिए हम न्याय के रूप में क्या जानते हैं, यानी न्याय हम जानते हैं कि जस्टिस, पहले तो जिसको जस्टिस कहेंगे, और न्याय हमारे संविधान में देखिए, संविधान की प्रस्तावना में किन किन न्याय की बात कर रखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अब देखिए, सामाजिक न्याय क्या है, हम अपने सामाजिक न्याय में हम चाहे कोई भी हो, उसके साथ कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, उसके साथ हम ना तो धर्म, जाति, लिंग, हम यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। यही हमारे सामाजिक न्याय में आता है। आर्थिक न्याय में देखिए, उत्पादन के साधनों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं हो कि भाई ये तो मेरा ही है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आर्थिक न्याय में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की भावनाएं, सबका यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा, किसी विशेष वर्ग का नहीं होगा। ये हम आर्थिक न्याय में देख सकते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, देखिए राजनीतिक न्याय में हम क्या देखेंगे कि समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का भी अधिकार अपने को होगा। राजनीतिक ये न्याय है। चाहे हमें वोट डालने का अधिकार हो, उम्मीदवार बनने के रूप में का अधिकार हो, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक न्याय में ही आता है। तो ये हमारी प्रस्तावना में ये सारे शब्द है। और देखिए क्या क्या है, और समानता में देखिए, समानता भी हमें यहाँ पर हम समानता को देख सकते हैं कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। यानी हमारा संविधान विधि के समान, देखिए हमारे आर्टिकल 14 में हम दो चीजों को देखते हैं। एक देखते हैं विधि, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण।
देखिए ये दो शब्द आते हैं, विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण। देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा-सा बता देता हूँ, अपन बाकी इनको विस्तार से फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों में देखेंगे। देखिए विधि के समक्ष समानता क्या होती है और विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण क्या होता है। देखिए मान लीजिए, ये देखिए मैं आपको इसको यहाँ समझिए, मान लीजिए ये कोई स्टेडियम है, ठीक है? इस स्टेडियम पे क्या हुआ, ये स्टेडियम है, यहाँ पर से कोई व्यक्ति मैच दिख रहा है, तो उसको क्या है, यहाँ से लेकर इसको पूरा दिख रहा है, ठीक है? एक व्यक्ति है जिसे थोड़ा मैच दिख रहा है, एक व्यक्ति नीचे है जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये कहीं न कहीं विधि के समान समानता है। यानी जिसको दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, यानी सब समान है। लेकिन देखिए विधि के समान संरक्षण हमारे संविधान में देखने को मिलता है। मान लीजिए अब क्या होगा कि अगर हमें इन्हें संरक्षण देना है तो क्या करेंगे कि इसके नीचे हम एक अपन क्या लगा देंगे, एक पट्टा सा कुछ ऐसा लगा देंगे ताकि ये यहाँ पर आ जाए इसकी सिचुएशन, और इसको भी यहाँ दिख जाए। तो देखिए इसको यहाँ ला देते हैं अपन, इसको भी मैच आराम से दिख जाएगा। और फिर ये जो व्यक्ति था इसके आगे इसके नीचे अपन एक, मतलब इसके नीचे ये 3 वो लगा देंगे अपन, तो ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं देखिए ये 3 लगा दिए और ये भी यहाँ पर अब सबको समान मैच दिखेगा। तो यही होता है अपने अंतर, ये जो नीचे कहीं न कहीं सुविधा दी है संरक्षण में है, तो ये विधि के समक्ष संरक्षण है विधि। देखिए ये हमें ध्यान रखना है 2 चीज़ों का। तो हम बात कर रहे थे कानून के समक्ष सभी समान रखने के स्थिति और अवसर की समानता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ये कहीं न कहीं हमारी समानता में बात करते हैं। यानी देखिए कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये तो भैया छोरी है नहीं पढ़ेगी, भाई ये तो छोरा है इसे ज़्यादा पढ़ाएँगे, या इस तरीके का कोई भी भेदभाव, चाहे वो लिंग से संबंधित हो, जाति से संबंधित हो, ये कुछ भी हमारे मतलब अपनी प्रस्तावना में समानता के आधार पर बोल रखा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान हैं। अगला देखिए बंधुत्व, यानी देखिए हमने बता भी रखा है बंधुत्व में कि व्यक्ति की गरिमा, किसकी, व्यक्ति की तो गरिमा होनी चाहिए। इसको आप याद रखेंगे कि ये व्यक्ति है तो इस व्यक्ति की तो क्या है, गरिमा। इस व्यक्ति की गरिमा वो हमें ध्यान रखनी है। और जैसे हमारा ये भारत है, इस भारत की अपने को क्या करनी है, इस भारत की एकता और अखंडता, दो चीजें। यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की, ये याद रखना है दोस्तों। मैं आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं बंधुता, कि व्यक्ति की तो क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने के लिए हमें क्या करना है, लोगों के बीच में बंधुत्व बनाना है, भाईचारा बनाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना के शब्द थे। आइए अब हम संविधान की प्रस्तावना की स्थिति को समझते हैं। देखिए एक सवाल हम आपको मैं देता हूं, ये बताइए कि जो प्रस्तावना है, अब अपन चर्चा करेंगे इस पर, जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं, ये देखना है हमें। तो देखिए दोस्तों, हम अब ये अगली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या भाग नहीं है, आप बताइए क्या है। देखिए तो प्रस्तावना, पहले हमारे एक वाद आया था, बेरुबारी वाद,
1960 में आया। उन्होंने कहा कि संविधान की जो ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, केवल हम इसे क्या कर सकते हैं। देखिए, बेरुवारी यूनियन केस आया 1960 में। उन्होंने मना कर दिया कि भाई संविधान की प्रस्ताव जो संविधान है उसका भाग नहीं है, प्रस्तावना अलग है, वो अलग है। केवल क्या कारण था, इन्होंने बोला बेरुवारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, केवल एक चाबी है केवल, लेकिन ये हमारे संविधान की प्रस्ताव संविधान जो संविधान है उसका हिस्सा नहीं है, ये अलग है, इसलिए ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। यानी कोई इसका हवाला देकर क्या है कि ऐसे नहीं कह सकता कि प्रस्तावना में ये लिखा है तो हमारे इन चीजों को अधिकारों को पूरा करो या किसी भी तरीके की, यानी हम इसको कहीं ना कहीं अदालत के साक्ष्य के रूप में या किसी भी चीज में शामिल नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे इस बेरुवारी वाद में बात हो गई। तो बेरुवारी वाले बाद में मना हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बोल दिया। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार कहीं ना कहीं हमारे बोला गया, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर 13 जजों की एक पीठ बनी और उन्होंने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान के क्या है, एक भाग है, एक हिस्सा है। और हमारे देखिए ये वही वाद है जिसमें हमारी संविधान की कहीं ना कहीं मूल ढांचे की अवधारणा आई थी। देखिए कि इंदिरा गांधी हमारे संविधान में बहुत सारा संशोधन कर रही थी, तब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया था और हमारा कहीं ना कहीं मूल ढांचे की अवधारणा इन्हीं के द्वारा इसी केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मूल ढांचे की अवधारणा और हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान का भाग मानना, ये क्या करा है, इसी के केशवानंद भारतीवाद में है। और देखिए इसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि ये जो परिणाम था इसी के स्वरूप हमारे क्या हुआ, ये माना गया कि प्रस्तावना में हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसी के द्वारा फिर हमारे अपने को पता है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये देखिए सब यहाँ पर लिखा हुआ है। समाजवादी, चाहे उसको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और देखिए फिर अगला मामला इसमें क्या है दोस्तों, कि जो हमारी संप्रभुता और लोकतंत्र के बीच समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ये अपने ने पढ़ लिया। इसके अलावा ये सारी बातें हमने देख ली। बाद में जो केशवानंद भारती वाद था उसके बाद में एक और वाद आया, एस आर बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला। ये कब आया ये भी हमें ध्यान रखने हैं। कब आया बॉम्बई बनाम भारत मामला, एस आर बॉम्बई 1994। इन्होंने भी क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही अभिन्न अंग है। यानी अपने बेरू बारी में तो देखो, देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात अपने बोला है केशवानंद भारतीवाद में। इसकी बात हो गई। एक और था इसमें, अपन ने देखा कि बॉम्बई 1994, इसमें भी बोला कि हमारे संविधान का भाग है हमारी प्रस्तावना। मना किसमें हुआ था ये ध्यान रखना है, बेरूवारी में।
इसमें मना कर दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वो थे, ये थे अभी तक पीछे अपने सारे, मैं आपको एक बार शुरू से इसमें बता देता हूँ कि अपन ने क्या देखा था। अपन ने प्रस्तावना देखी थी। प्रस्तावना में अपन ने इनका अध्ययन करा था कि न्याय, सबसे पहले न्याय आएगा, समानता, समता, फिर बंधुता। ठीक है। और फिर अपन ने इसकी शक्ति का स्रोत देखा था, कौन है, जनता है। अपन ने प्रकृति में देखा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। इसके अलावा अपन ने उद्देश्य में देखा था कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। फिर अपन ने इसकी अंगीकरण की तारीख देख ली थी, 26 नवंबर 1949 देख लिया था। इसके अलावा अपन ने ये सारी बातें कर ली थी। अमेरिका से अपन कहीं ना कहीं प्रेरित होकर अपन ने प्रस्तावना शामिल करी थी। इसके अलावा अपने को ये याद रखना है, उद्देश्य संकल्प कब आया, ये आया था अपने, कब आया, 13 दिसंबर 1946 को। और हमारे यहाँ लागू हुआ ये 22 जनवरी 1947 को। और इसके बाद में अपन ने पालखी वाला की अपन ने ये देख ली कि इन्होंने क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। इसके अलावा अपन ने बात करी कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय और भूमिका है, ये अपन ने देख ली। और इसके अलावा एक बार संविधान संशोधन, कितने बार है दोस्तों, एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा, ये भी अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन ने इन शब्दों पर बात करी थी, हम भारत के लोग क्या है, संप्रभुता क्या है, समाजवादी क्या है। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा गणतंत्र क्या है, ये भी चर्चा अपन ने करी थी। और इसके अलावा अपन ने स्वतंत्रता, न्याय, और इसके बारे में भी अपन ने बातें करी। समानता के बारे में अपन ने बातें कर ली, बंधुता के बारे में हमने बता दिया। इनके जो केस थे बेरुबारी में मना कर दिया। देखिए यहाँ पर कि संविधान का भाग है, केशवानंद भारती, उनमें कहा कि भाग है। और एक बॉम्बई वाद 1994 इसमें भी कहा कि भाग है। बेरुबारी में मना कर दिया कि प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान का, यह हमने पढ़ लिया। अब आइए हम चर्चा करते हैं। अब आप प्रश्न को सोल्व कीजिए। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के आख्यान प्रदान करी गई है, बताइए। तो देखिए हमारी जो प्रस्तावना है उसे हमें संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन, यानी आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल संविधान की आत्मा आपने पढ़ ली है। दूसरा प्रश्न पढ़िए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, किस पर ध्यान दिया, वैसे तो देने पर सब पर ही ध्यान दिया था, लेकिन अभी अपन इस पर बात करते हैं, प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, किससे शुरू होती है आप ही बताइए। सब अपने जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या है इसमें, है अपना हम भारत के लोग से। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्यों, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, क्या इसलिए, ये राज्यों का संघ है इसलिए, या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है इसलिए, ये यहाँ का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है इसलिए, बताइए। तो हमने पढ़ा था ये वाला कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत है एक, बताइए क्या है, क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो देखिए इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला पढ़िए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बताइए क्या है इसमें से, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, तो नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, तो ये भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, तो बिल्कुल, और इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें आपने क्या करा, इसमें देखिए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी राज्य किसी विशेष धर्म को क्या, इसका ये आंसर आएगा। यानी राज्य ने किसी एक धर्म को राज्य का दर्जा नहीं दिया है, यानी किसी भी धर्म को इन्होंने कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, देखिए इसके बारे में आप पढ़िए। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो आप बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें अपना क्या है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये अपन देखेंगे इसका आंसर, क्योंकि हमने देखा कि पंथ निरपेक्षता यानी राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है, और राज्य का कोई खुद का विशेष धर्म नहीं है, तो ये आ जाएगा। अगला देखिए, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, बताइए। तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था, बताइए दोस्तों। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, तो देखिए लोकतांत्रिक तो मूल संविधान में ही था, संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों मूल संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही शामिल थे, मूल प्रस्तावना में ही शामिल थे ये। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल ये है, और क्योंकि गणतंत्र पहले से ही मूल प्रस्तावना में शामिल था, तो हमारा उत्तर ये आ गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, आप बताइए किस रूप में घोषित है। पहला पढ़िए, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपन ने आरंभ में ही पढ़ा था ये वाला, एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। आगे चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। तो देखिए दोस्तों इसमें अपना क्या होगा दोस्तों, इसमें अपना होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये अपन ने देखा ना कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पढ़िए, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में शामिल नहीं है, इन शब्दों को भी ध्यान रखना है कि नहीं है, कौन सा नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, और एक है लोक कल्याण। तो देखिए लोक कल्याण हमारी प्रस्तावना में नहीं है, ये जो लोक कल्याण का जो है भाव हमारे डीपीएसपी में दिखता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है। आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कल्याणकारी राज्य का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्या माना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी,
उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए अपन ने पढ़ा था इसमें कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, ये अपन ने पढ़ रखा है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है वर्ष 1976 द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। 44वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तो ये गलत हो गया, तो काटिए, ये देखिए दो गलत। अगला पढ़िए, यानी ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक नहीं है। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो बिल्कुल जोड़ा गया था। ये मूल प्रस्तावना में था, तो बिल्कुल नहीं था अपने, तो यानी अपना आंसर हो गया बी। अगला देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या आशय है, क्या अर्थ है, बताइए। भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता ही सहमति पर आधारित है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका उत्तर है अपना भारतीय गणराज्य की संपूर्णता जनता में निहित है, ये अपन ने देखा था। समाजवाद का अर्थ है, बताइए क्या है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है राष्ट्रीयकरण, ठीक है।